आपको क्या लगता है, जंग कैसे हुई थी? यूएस, इजराइल, ईरान, एक नया मिडिल ईस्ट वॉर कैसे शुरू हुआ था? आइए बात करते हैं। सुबह के 3 बजे ईरान के आसमान में एक से बढ़कर एक धमाका सुनाई दिया। فوق लाखों एक्सप्लोशन। रात दिन हो चुका था। पूरे देश में बम्स गिर रहे थे। फिर एक शॉकिंग खबर आई। ईरान के सुप्रीम लीडर का देहांत हो गया। अतियुल्लाह अली खमेनी एक एयर स्ट्राइक में मार दिए गए। अमेरिका और इजराइल ने एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह सिर्फ एक अटैक नहीं था, यह एक जंग की शुरुआत थी। ईरान तो चुप कहाँ रहने वाली थी। ईरान ने भी तुरंत हमला किया, 7 बार किया। और इस बार ईरान की हरकत तो देखिए। ईरान ने अकेले इजराइल पे ही वार नहीं किया। ओमान, यूएई, कतर, लगभग सभी अरब देशों में हमले का गूंज सुनाई दिया। अब सवाल यह है कि इंडिया का क्या? आज इसी वीडियो में पूरी कहानी और सच्चाई को समझते हैं। आज जो हम दंग देख रहे हैं वो जंग अभी की ही बात नहीं है। ये कुछ खरे मुर्दे उखाड़ने की बात है। इस कॉन्फ्लिक्ट के सबसे बड़े रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और उसकी अलायंस नहीं चाहती थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करे। इसलिए तो अमेरिका ने ईरान पर लगाई सेवरल इकोनॉमिक सैंक्शंस। ईरान की इकोनॉमी को इतनी वीक कर दो कि नेगोशिएशन टेबल में आने में मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान का तरीका भी कुछ अलग था। हम नेगोशिएशंस के लिए रेडी है, लेकिन पहले अमेरिका सैंक्शंस हटाइए। यहां से शुरू हुआ एक घमासान जंग की शुरुआत, जियोपॉलिटिकल स्टारडम। 2015 में एक ऐसा मूवमेंट आया जब लगा कि टेंशन खत्म हो जाएगी। ईरान ने साइन किया एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस डील में ईरान ने एग्री किया यूरेनियम इक्विपमेंट और लिमिट करेगी, वेपन्स ग्रेड यूरेनियम बनाएगी और 90% एनरिचमेंट चाहिए होती है। लेकिन ईरान ने प्रॉमिस किया वो सिर्फ 3.67 एनरिचमेंट करेगी। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को भी अलाउड किया गया न्यूक्लियर फैसिलिटीज चेक करने के लिए। बदले में अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ईरान पर लगे इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने वाले थे। वक्त लगा सैंक्शंस और ये सब टेंशंस खत्म होने में, पर कहानी तो अभी अधूरी थी। कहानी इतने आसान से खत्म होने वाली तो है नहीं। मैंने कहा ही तो था ईरान के बारे में, पर यहाँ यूएस ने भी डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में डील को कैंसिल कर दिया। जहां इतना बड़ी डिसीजन को इतने आसानी से ले लेना डोनाल्ड ट्रंप की ही तो हाथों लंबी बात है, जो कि उनके लिए आसानी है। अमेरिका JCPOA से ऑफिशियली बाहर निकल गया और फिर से ईरान पर हैवी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए। ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, करंटली गिर ही गई। फूड प्राइसेस स्काई रॉकेट्स हो गए। इसके जवाब में ईरान ने भी यूरेनियम एनरिचमेंट बनाना शुरू कर दिया। 2026 की रिपोर्ट आई और ईरान के पास 7% एनरिच यूरेनियम का स्टॉक पाइल था। यह लेवल डेंजरस माना गया था, क्योंकि 7% से 90% तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता। तो अमेरिका भी टेंस था। इजराइल के साथ डिसीजन लिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईरान तो अपना ही न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर देगा, जिस टेंशन के बारे में पूरी वर्ल्ड पॉलिटिकल रिफॉर्म दरी हुई थी। फरवरी 2026 में रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मंथ्स पहले से प्लानिंग शुरू कर दी थी और फिर एक रात बॉम्बिंग शुरू हो गई। ऑपरेशन नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इस नाम से ही खौफ और डरावना सिचुएशन बन गया ईरान में। यूएस इजराइल फोर्सेस ईरान के
2000 से ज्यादा टारगेट्स पर स्ट्राइक पॉइंट टू डेथ किया गया। सबसे शॉकिंग अटैक हुआ ईरान के सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर। अटैक के वक्त अलोताई अली खमेनी अपने ऑफिस में थे। स्ट्राइक में उनकी मौत हो गई, साथ में उनकी फैमिली मेंबर्स और कई टॉप कमांडर्स भी मर गए। ईरान के टॉन्ट अनाउंस किया कि 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अब सवाल यह आता है कि जंग में इंडिया का कनेक्शन ही क्या है। गल्फ कंट्रीज में हमारे कई भाइयों और बहनों रहते हैं। लैक्स ऑफ इंडियन वर्कर्स दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत के नाम में ही वहां पे अपने घर या अपने घर बार को छोड़ के काम के सिलसिले में रहते हैं। मिसाइल्स वही तो जाके गिरी है जहां हमारे लोग रहते हैं। इनके अलावा इंडिया की इकोनॉमी भी डायरेक्टली इफेक्ट हुई। इंडिया अपनी ऑयल की 55% मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करती है और उनकी मेजर रूट है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। अगर ईरान का रूट ही ब्लॉक कर दिया गया तो फिर ईरान इंडिया को ऑयल देना रोक देगा। 4 मार्च 2026 के सुबह इंडियन ओशन में श्रीलंका के पास एक ईरानियन वॉरशिप सेल कर रहा था जिसका नाम था IRIS दीना। सिर्फ एक हफ्ते पहले ये शिप इंडियन नेवी के साथ मिलान 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर चुका था। लेकिन उस दिन एक यूएस नेवी सबमरीन ने MK-48 टॉर्पीडो से अटैक कर दिया। कुछ ही सेकेंड्स में शिप समुद्र के गहराइयों में डूब गई। 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे गए, 32 सेवियर्स और श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया। ये इंसिडेंट दुनिया को हिला दिया और दिखा दिया कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट की लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहा है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो फिर सिचुएशन डेंजरस हो सकता है। ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है। ईरान के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में ड्रोन्स मिलिट्री बेस है और ईरान का प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह भी वार में आ गया तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक रिलीजन वार से ग्लोबल वार बन सकती है। हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, जब भी सुपर पावर्स ने मिडिल ईस्ट का इन्वेशन किया तो रिजल्ट हुआ इंस्टेबिलिटी। और सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा किसी का होता है तो वो आम लोगों का। बॉम्ब्स गिरते हैं, शहरों पर मारते हैं बच्चों को, फैमिलीज टूट जाती है और पॉलिटिशियंस सिर्फ स्टेटमेंट देते रह जाते हैं और बड़े बिजनेसमैन कई फॉरेन, कई बाहर ट्रेवल करके निकल जाते हैं। आज जो जंग ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा है वो सिर्फ जियोपॉलिटिक्स नहीं रहा, वो एक रिमाइंडर है कि दुनिया कितना फिरेगा आगे। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बदल गया तो फिर इसका परिणाम यह है कि मिडिल ईस्ट पर एक काला आसमान छा जाएगा। बाकी पूरी दुनिया पर यह आसमान छा सकता है और शायद हम सब पर भी। हाँ, अगर आज ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रह जाएगी, ये जंग पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी और ये एक वर्ल्ड वॉर की निशानी है। तो आइए मिलके इसके ऊपर आवाज उठाते हैं। हम भी चाहते हैं पीस। ईरान में, इजराइल में, अमेरिका में हर एक चीजों को हम डिफाइन ही करते रह जाते हैं, हर एक चीजों को हम ऑब्जेक्ट ही करते रहता जाते हैं। हमें भी शांति से तो रहना है, किसको नहीं रहना इस देश में, पर हाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ बड़े में ना बदल जाए, इसे भी हमें देखना पड़ेगा। नमस्कार और धन्यवाद हमें हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। कमेंट करिएगा कहाँ आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा और आशा करता हूँ अगले वीडियो में आप जरूर आएंगे। धन्यवाद बंधु।